हेलो गाइस, वेलकम टू अरिटो स्टडी वाइन्स। आपके अपने चैनल अरिटो स्टडी वाइन्स में आपका स्वागत है। और आज हम लोग जो है खुशखबरी है आप लोगों के लिए, क्योंकि आज जो है मैं प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर रहा हूँ दिल्ली पुलिस के लिए। तो दिल्ली पुलिस कर्मचारी चयन आयोग, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए आज मैं बहुत ही बढ़िया प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो मैं आपको इससे पहले बता दूँ कि हम लोग पढ़ने क्या वाले हैं। इसमें मैं आपको सारा जो है डिटेल में बता देता हूँ पहले तो 45 सेट हम लोग डिस्कस करेंगे। आज हमारा क्लास नंबर फर्स्ट है, ठीक है। तो हम लोग टोटल जो है 45 सेट्स जो है देखने वाले हैं, और कोशिश करना है हमें, ये टारगेट है 10 दिन में ख़त्म करना, ठीक है। 10 डेज में समाप्त करना है, ठीक है, समाप्त करना है। तो 10 दिनों में समाप्त करना है। कलर चेंज कर लेते हैं भाई, हम लोग रेड कर लेते हैं, रेड, ठीक है। 10 दिनों में समाप्त करना है। और अगर आपको प्रैक्टिस सेट का पीडीएफ चाहिए, दिल्ली पुलिस का कोई भी पीडीएफ चाहिए, अभी कोई भी पीडीएफ चाहिए, तो सभी पीडीएफ हमारे 707049 4476, इस पे सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सअप मैसेज करना होगा आपको, ठीक है। व्हाट्सअप मैसेज करना होगा, आपको कंप्लीट बुक का पीडीएफ मिल जाएगा। और हमारे टेलीग्राम में जो है जरूर ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि क्लास की अपडेट जो है हमारे टेलीग्राम में ही जब मिलता है। क्लास अपडेट हम जो है वहाँ पे सेंड कर देते हैं टेलीग्राम पे। तो आप लोग जो है ज्वाइन करना मत भूलिएगा। और इस नंबर को सेव कर लीजिए। इसमें जो है कोई भी बुक्स की पीडीएफ आप ले सकते हो, यूथ पब्लिकेशन का ले सकते हो, रोजगार विरंकित का, एसएससी का ले सकते हो, कोई भी जो है, कोई भी ले सकते हो, आरडब्ल्यूए का ले सकते हो, ठीक है। घटना चक्र किरण, जिसका भी चाहिए आपको, सबका पीडीएफ हमारे पास अवेलेबल करा दी जाती है। तो हम लोग 45 सेट करने वाले हैं। 45 सेट में जो है हम लोग क्या क्या करने वाले हैं, हम लोग वो दिखा देता हूँ आपको। एसएससी दिल्ली पुलिस 2023 के जितने भी क्वेश्चन रहेंगे, 14 नवंबर के फर्स्ट शिफ्ट, दूसरा शिफ्ट, फिर 15 नवंबर के जो भी 23 में एग्ज़ाम हुए थे लास्ट टाइम। आपको पता है कि इससे पहले 2020 में एग्ज़ाम हुए थे, फिर उसके बाद 2023 में एग्ज़ाम हुए थे, उससे पहले जो है 2017 में एग्ज़ाम हुए थे, ठीक है ना। ये सब के प्रीवियस ईयर जो है हम लोग इसमें देखने वाले हैं। लेकिन हम लोग सबसे पहले जो है ये 2023 वाला देखेंगे। देख सकते हो आप, 23 नवंबर का है, फिर 24 नवंबर का है। दिल्ली पुलिस में जितने भी एग्जाम पूछे गए थे शिफ्ट बाय शिफ्ट, हम लोग वो सब देखने वाले हैं। सारा का सारा टोटल जो है 45 शिफ्टों में एग्जाम हुआ था, आपको पता होना चाहिए। कितने? 45 शिफ्ट में जो है एग्जाम हुआ था, उसी का जो है 45 सेट बन के आया है, ठीक है। वही जो है 45 सेट्स बन के आए हैं। आपको पता है कि 4 भाग में एग्जाम होता है, भाग क, भाग ख, भाग ग और भाग घ। पहले तो आपका रहता है सामान्य बुद्धिमत्ता और सामाजिक विषय, जो कि आपका इसमें 50 नंबर का पूछा जाता है। जीके, जीएस, करंट अफेयर वगैरह सब इसमें रहता है। उसके बाद तर्क शक्ति के 25 क्वेश्चन रहेंगे आपको, 25 नंबर के। और उसके बाद जो है संख्यात्मक योग्यता, यानी कि मैथ्स जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। मैथ्स के 15 नंबर रहने वाले हैं, 15 क्वेश्चन के। और कंप्यूटर एमएस एक्सेल के जो है आपके 10 क्वेश्चन रहने वाले हैं। टोटल जो है मिला के आप जोड़ सकते हैं तो 100 क्वेश्चन हो गया। और 100 क्वेश्चन जो है आपको 90 मिनट दिया जाता है। समय की संख्या बहुत ज़्यादा है। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0 पॉइंट जो है 025 अंक जो है काट लिया जाता है। अगर वो साफ साफ बोला जाए तो 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है। नेगेटिव जो है मार्किंग है आपका, इस बात का जो है खास ध्यान रखना है आपको। और जो आपका कंप्यूटर आधारित परीक्षा है केवल अंग्रेजी और हिंदी में आयोजित की जाएगी। आपको इस बात पे खास ध्यान देना है कि हिंदी और अंग्रेजी में ही आयोजित की जाएगी। सभी को यहाँ पे देख सकते हो आप, सबके लिए जो है सब कुछ बता दिया गया है। तर्क शक्ति में जो है कौन कौन सा टॉपिक रहेगा, सामान्य ज्ञान में कौन कौन टॉपिक रहने वाला है। इस घटक के प्रश्नों के उद्देश्य जो है आसपास के परिवेश की सामान्य की जो है जांच करना, सामाजिक घटनाओं के प्रतिदिन जो है अवलोकन, यानी कि करंट अफेयर जिसको बोलते हैं। करंट अफेयर का रोल इसमें बहुत अच्छा रहने वाला है। और तर्क शक्ति, जिसमें हम लोग बोलते हैं रीजनिंग, क्या बोलते हैं हम लोग जिसको, रीजनिंग हम लोग इसको बोलते हैं। तो रीजनिंग के जो है आप देख सकते हो, जो जो चैप्टर रहने वाले हैं वो सारे के सारे यहाँ पे हैं। संख्यात्मक योग्यता, यानी कि मैथमेटिक्स जिसको हम लोग बोलते हैं, मैथ्स, ठीक है। मैथ्स के जो जो टॉपिक रहने वाले हैं वो आप देख सकते हो। पूर्णांकों का अभिलोकन, अभिकलन, दशमलव, भिन्न, ठीक है। ऐसे जितने भी चैप्टर्स है सारे के सारे जो है लिख दिए गए हैं। और कंप्यूटर में एमएस एक्सेल जो है मेन इंपॉर्टेंट है।
तो आज हमारा पहला जो है सेट स्टार्ट हो रहा है। आज की क्लास हमारी यहाँ से शुरू होने वाली है। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है आपको पता होना चाहिए। ये जो है पहले हम लोग इसके क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन के बाद नीचे में ही और 4 ऑप्शन सॉल्यूशन का रहता है, उसके बाद जो है डिस्कशन रहता है। हम लोग वो सब देखने वाले हैं। करंट अफेयर से स्टार्ट हुआ है और करंट अफेयर जो है स्पीडी का वो आप लोग ले लेना मेरे पास से, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो सेट नंबर फर्स्ट है हमारा ये। ठीक है, लिख लेते हैं हम लोग यहाँ पे। सेट नंबर जो है फर्स्ट है और लिख के जो है बगल में अच्छा से सजा देते हैं, ताकि हमें याद रहे कि सेट फर्स्ट जो हम लोग कर लिए हैं। ठीक है, और व्याख्या सहित जो है हल प्रश्न पत्र है। और टाइमिंग जो है 9 से लेके 10:30 तक जो है प्रथम पाली में पूछा गया था। 14 तारीख, देख सकते हो यहाँ पे डेट भी दिया हुआ है, 14 तारीख 11वां महीना 2023। इस बार 12वां महीने में एग्जाम होने जा रहा है। इसका जो दिन है आप लोग जो है कमेंट करके एक बार बता दीजिएगा कि मेरा सर इस दिन जो है इस तारीख को एग्जाम है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग पहला क्वेश्चन को। निम्नलिखित में से किस राज्य ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स के चौथे संस्करण की मेजबानी की थी? तो आपको पता होना चाहिए कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2000 जो है 21 की बात कर रहा है ये, क्योंकि ये 23 में एग्जाम हुआ था। ठीक है, किसने किया था? हरियाणा ने किया था पहले। तो याद रखिएगा, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 के चौथे संस्करण की मेजबानी जो है हरियाणा ने किया था। ये ध्यान रखिएगा, ये 2021 का पूछ रहा है। ठीक है, 2021 के बारे में बात हो रही है, तो हमें इतना दिमाग इस पे नहीं लगाना है। अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले, देखो 100 क्वेश्चन हमारा टारगेट रहने वाला है। 100 क्वेश्चन जो है पर डे जो है टारगेट रहेगा। भारत के पहले किस देश के नीति निर्माण उद्देश्यों के लिए पंचवर्षीय जो है योजनाएं जो है शुरुआत की गई थी? सोवियत संघ। सोवियत संघ याद रखिएगा। नीति निर्माण के लिए पंचवर्षीय योजनाएं सबसे पहले जो है सोवियत संघ ने शुरू की थी। जोसेफ स्टालिन वर्ष 1928 में सोवियत संघ के पंचवर्षीय योजना लागू करने वाले पहले व्यक्ति थे। तो जो हम लोग का जो है पंचवर्षीय योजना है वो सोवियत संघ से लिया गया है। सोवियत संघ क्या बोलते हैं? यूएसएसआर। यूएसएस ए आर, यूएसएसआर ना, हाँ सॉरी यूएसएसआर। इसको हम लोग रूस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रूस भी बोलते हैं। ठीक है, तो जोसेफ स्टालिन ने 1928 में सोवियत संघ में पंचवर्षीय योजना जो है लागू करने वाले व्यक्ति थे। और आज़ादी के बाद भारत ने वर्ष 1951 में अपनी पहली पंचवर्षीय योजना शुरू की थी। प्रधानमंत्री उस समय जो है जवाहरलाल नेहरू के समाजवादी प्रभाव में बनी थी इस समय। इस योजना ने कृषि उत्पादन को बढ़ावा दिया। जो पंचवर्षीय योजना थी उसको जो है कृषि उत्पादन को जो है बढ़ावा दिया और औद्योगिकरण की शुरुआत की, यानी बिजनेस की शुरुआत की। तो कहाँ से आया था? इस सोवियत संघ से आया था, याद रखिएगा। और हमारे भारत में 1951 में स्टार्ट हुआ था। अगला क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार की खुदाई निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में की गई थी? घर का आंगन था, निचला शहर था, दुर्ग था? बिल्कुल दुर्ग था। ये क्वेश्चन जितने भी हमारे जो है प्रैक्टिस सेट मैंने करवा रखे हैं, अगर आप उसको कर रहे हो तो आपको ये सारे क्वेश्चन आते होंगे। तो मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार की खुदाई गढ़ टीले पर यानी कि दुर्ग में की गई थी। यह टीला हड़प्पा सभ्यता के शहर मोहनजोदड़ो के ऊपरी भाग में वर्तमान में पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। इस विशाल स्नानागार को ग्रेट बाथ भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रेट बाथ भी कहते हैं। यह हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है। यह ईंटों से बनी एक सुंदर स्थापत्य का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है, इब्न बतूता की यात्रा पुस्तक जिसमें रिहला का जैसे रिहला का है, तो रिहला किसे कहते हैं? इब्न बतूता की यात्रा पुस्तक है जिसका नाम रिहला है। वह किस भाषा में लिखी गई है? याद रखिएगा, वह अरबी भाषा में लिखी गई है। किस भाषा में लिखी गई है? वह अरबी भाषा में लिखी गई है। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, इब्न बतूता की यात्रा वृत्तांत रिहला जिसको बोलते हैं, मूल रूप से जो है अरबी भाषा में लिखी गई है। याद रख लीजिएगा इसको। ठीक है, पहली बात क्या याद रखना है हमें? इब्न बतूता जो है उनकी जो है यात्रा पुस्तक है, उसका नाम क्या है? रिहला। रिहला नाम है। क्या नाम है? रिहला नाम है। और यह जो है अरबी भाषा में लिखी गई है, 14वीं शताब्दी में लिखी गई थी। रिहला अरबी साहित्य की एक शैली है। रिहला शब्द का मतलब होता है यात्रा या फिर यात्रा वृतांत। इब्न बतूता मोरक्को के
एक बर्बर मुस्लिम विद्वान और यात्री थे जो इब्न बतूता थे। वो कहाँ के थे? मोरक्को के थे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कुछ मामलों में कार्य शिक्षा और सार्वजनिक सहायता के लिए अधिकार से संबंधित है? तो याद रखिएगा, कार्य हो गया, शिक्षा हो गया और सार्वजनिक सहायता के अधिकार जो है अनुच्छेद आपको 41 दिलाता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 41 काम करने, शिक्षा पाने और कुछ मामलों में सार्वजनिक सहायता पाने के अधिकार से संबंधित है। यह अनुच्छेद राज्य में काम पाने, बेरोजगारी, बुढ़ापा, बीमारी, असक्षमता जैसे मामलों में सार्वजनिक सहायता जो है प्रदान प्रदान करेगा। यह राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से जुड़ा हुआ है। आपको पता है कि 36 से लेकर 51 तक जो है राज्य का नीति निर्देशक तत्व यानी कि डीपीएसपी जो है आता है, और यह जो है संविधान के भाग 4 में निहित है। ये सारी बातें याद रखिएगा। हमारा जो है एक यूपी पुलिस वाला जो है कंप्लीट बना हुआ है सीरीज, उसको आप लोग जरूर देखिएगा, ठीक है? काम आएगा आपको, क्योंकि उसमें मैंने पूरा बेसिक से पढ़ा रखा है। क्योंकि अगर आपको वो आता है ना तो फिर आपको दिक्कत नहीं होगी जीके जीएस में। मेरे उस सीरीज को जरूर देखिएगा, 25 से 30 वीडियोस में पड़ा हुआ है, लंबा लंबा। भारतीय संसद ने 2002 के 86वें संविधान संशोधन, आपको याद होना चाहिए कि जो 86वां संविधान संशोधन है वह 2002 का है। पहली बात याद रखिएगा इस बात को, ठीक है? संविधान संशोधन अधिनियम को जो है मंजूरी दी थी, जो देश के आयु वर्ग के बच्चों के लिए प्रारंभिक शिक्षा का मौलिक अधिकार से सुनिश्चित था। तो कितने साल का होना चाहिए वो बच्चे? वो बच्चे जो आपके 6 से 14 वर्ष के लिए होना चाहिए। मैंने कल ही क्लास ली थी, उसमें जो है मैंने इसके बारे में बताया था, ठीक है? चलिए अगला है, उसी को विश्लेषण करते हैं। भारतीय संसद ने साल 2000 में 86वें संविधान संशोधन अधिनियम के जरिए 6 से 14 साल के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का मौलिक अधिकार सुनिश्चित किया था। यह अधिकार जो है आर्टिकल 21 ए के तहत आता है। किसके तहत आता है? आर्टिकल 21 ए के तहत। अगला क्वेश्चन है, बहुचर्चित अंग्रेजी उपन्यास जो है एलिसेज, क्या नाम है? एलिसेज एडवेंचर्स इन वंडरलैंड किसके द्वारा लिखा गया है? तो देखो इंपॉर्टेंट पुस्तक है तो पूछा जाएगा। तो लुईस कैरोल, किसने लिखा है? एलिसेज एडवेंचरस इन वंडरलैंड, यह जो है एलिस लुईस कैरोल, लुईस कैरोल ने जो है यह लिखा है। इस बात का आपको खास ध्यान देना है। एलिसेज एडवेंचर्स इन वंडरलैंड ब्रिटिश लेखक जो है लुईस कैरोल द्वारा 1865 में लिखा गया एक उपन्यास है। लुईस कैरोल का वास्तविक नाम जो है चार्ल्स लुटविंग डॉडसन है। इस उपन्यास के लिए एलिस नाम की एक लड़की की कहानी है जो एक खरगोश की मांद में गिरकर मानव सदृश जीवों की जो है आबादी वाले एक कल्पना लोक में पहुंच जाती है। अगला है, निम्नलिखित में से किस भारतीय ओलंपियन ने प्लेइंग टू विन यानी कि प्लेइंग टू विन शीर्षक की आत्मकथा लिखी है? देखो प्लेइंग टू विन, अब खेलते हैं हम लोग जीतने के लिए। यह जो है साइना नेहवाल, आपने नाम सुना होगा, साइना नेहवाल, ठीक है? तो देखो इंपॉर्टेंट पुस्तकें, इंपॉर्टेंट जो है बुक्स एंड ऑथर, ठीक है? यानी कि किताबें और उसके महत्वपूर्ण लेखक जो है, ये भी इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। इसको एक बार देख के जाइएगा, लेटेस्ट लेटेस्ट जो है जितनी भी किताबें लिखी गई होगी, ठीक है, उसको देख के जाइएगा। प्लेइंग टू विन नामक पुस्तक जो है साइना नेहवाल द्वारा लिखी एक आत्मकथा है। साइना नेहवाल जो है बैडमिंटन ओलंपिक में पदक जीतने वाली भारत की पहली खिलाड़ी है। जो साइना नेहवाल है वो बैडमिंटन ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी है। प्लेइंग टू विन पुस्तक में इन्होंने अपने बचपन, करियर में उतार चढ़ाव और खेल में सफलता के लिए जो है बलिदान जो दिया है उसके बारे में बताया है। क्वेश्चन है, भोजन के किस भाग में शौच बनकर निकलता है? तो भोजन में जो है अप्रयुक्त भोजन, तो पाचन, ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर हो जाएगा।
पाचन में भोजन भोजन के अप्रयुक्त भागों को शौच प्रक्रिया के माध्यम से शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। इस प्रक्रिया में ठोस अपशिष्ट को निकालना शामिल है, जिसे शरीर पचा या अवशोषित नहीं कर सकता। तो भोजन किस भाग से शौच बनकर निकलता है? तो अप्रयुक्त भोजन के भाग से। अप्रयुक्त भोजन, अप्रयुक्त भोजन याद रखिएगा इस नाम को। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश की निर्वाह फसल का उदाहरण है? तो गेहूं। गेहूं उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल है और इसे निर्वाह फसल भी कहते हैं। तो याद रखिएगा, यूपी का निर्वाह फसल किसे कहते हैं? यूपी का निर्वाह फसल, यूपी का जो है जो निर्वाह फसल है, वो किसे कहते हैं? वह गेहूं कहते हैं, याद रखिएगा। यह राज्य में सबसे बड़े हिस्से में लगभग 24% भूमि में वो जो है उत्पादित की जाती है गेहूं। तो गेहूं जो है यूपी में सबसे ज़्यादा जो है उत्पादित की जाती है। उस्ताद अल्लाह रखा, साबिर खान, पंडित किशन महाराज और पंडित ज्ञान प्रकाश घोष का किस वाद्य यंत्र से संबंध है? तो आपको इनमें से कोई एक भी पता होगा ना कि कौन क्या बजाता है, तो समझ में आ जाएगा, तबला। तो पंडित रवि किशन पंडित किशन महाराज जो है तबला वादक है। तो पंडित ज्ञान प्रकाश भी वही है, साबिर खान और उस्ताद अल्लाह रखा जो है सभी तबला से संबंध रखते हैं। उस्ताद अल्लाह रखा, जाकिर हुसैन, साबिर खान, किशन महाराज, पंडित ज्ञान प्रकाश घोष और अनुराधा पाल तबला वाद्य यंत्र से जो है, ये जितने भी हैं ये सभी जो है तबला वाद्य यंत्र से जो है संबंधित प्रसिद्ध वादक है। तबला भारतीय संगीत में प्रयोग होने वाला एक ताल वाद्य है, जो मुख्य रूप से दक्षिण एशियाई देशों में बहुत ही प्रचलित है। मुख्य रूप से दक्षिण एशियाई में बहुत ही यह फेमस है। तो याद रखिएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा आरबीआई, एनबीएफसी, एमएफआई है जो ग्रामीण के संयुक्त देयता समूह उधार मॉडल पर जो है काम करता है? तो कौन करता है उधार मॉडल पे काम? जो फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड होता है वो, देखिएगा, ग्रामीण इलाकों में जो है यहाँ उधारी का काम करता है। फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड। एक आशीर्वाद माइक्रो फाइनेंस होगा जी, नहीं, फ्यूजन याद रखना है, फ्यूजन। फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी एनबीएफसी और माइक्रो फाइनेंस जो है इंस्टीट्यूशन इंस्टीट्यूशन एमएफआई के तौर पर पंजीकृत है। यह कंपनी ग्रामीण इलाकों के संयुक्त जो है देयता समूह में ऋण मॉडल पर जो है कार्य करता है। फ्यूचर माइक्रो फाइनेंस की स्थापना 1994 में हुई थी। यह कंपनी ग्रामीण और अर्ध शहरी इलाकों में महिला उद्यमी को जो है वित्तीय सेवाएं, मुख्य रूप से कृषि से संबंधित गतिविधियों, व्यावसायिक गतिविधियों और सूक्ष्म उद्यमों के लिए जो है ऋण देती है। देखिएगा, ये प्रैक्टिस सेट आप प्रीवियस ईयर का लगा के जाते हैं, आपको बहुत फायदा होगा। दिन में जो है अगर हम 3 भी प्रैक्टिस सेट लगा लेते हैं तो हमारा काम बन जाएगा 10 दिनों में, तब भी 30 कर लेंगे और इतना काफ़ी है। निम्नलिखित में से कौन से शब्द 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा प्रस्तावना में जो है जोड़े गए हैं? याद रखिएगा, समाजवादी धर्मनिरपेक्षता। ये 42वें संविधान संशोधन 1976 में जो है प्रस्तावना में 3 नए जो है शब्द पंथ निरपेक्ष, समाजवादी और राष्ट्र की अखंडता जो है जोड़े गए हैं। इसे लघु संविधान भी कहते हैं। तो याद रखिएगा, इसको जो है लघु संविधान यानी कि प्रस्तावना को जो है, याद रखिएगा, लघु संविधान कहते हैं। लघु संविधान कहा जाता है। ठीक है, इस बात का आप ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक उत्कृष्ट गैस नहीं है? आर्गन, नियॉन, हीलियम, नाइट्रोजन। आपको पता है कि आर्गन, नियॉन, हीलियम, ये जो है सभी उत्कृष्ट गैसें हैं, लेकिन नाइट्रोजन नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो जाएगा। उत्कृष्ट गैसें कौन कौन सी होती है? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन
रेडॉन। ये 6 के 6 जो है उत्कृष्ट गैसें होती है। आवर्त सारणी के शून्य वर्ग के तत्व हैं। इनके परमाणु क्रमांक क्रमशः जो है 2, 10, 18, 36, 54 और 86 होता है। यानी कि अगर मैं हीलियम की बात करूँ तो परमाणु क्रमांक 2 होता है। हीलियम नियोन की बात करूँ तो 10 होता है परमाणु क्रमांक। और आर्गन की मैं बात करूँ तो 18 होता है, आर्गन 18। क्रिप्टन की बात करूँ तो क्रिप्टन जो है दुगुना 36 हो जाता है। और जेनॉन की मैं बात करूँ तो ये 54 हो जाता है। और रेडॉन की मैं बात करूँ तो यह जो है 86 हो जाता है। तो इनके परमाणु क्रमांक भी पूछ लिए जाते हैं, याद रखिएगा। उत्कृष्ट गैसें सारे के सारे, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन और रेडॉन। तो इनमें से एक नहीं रहेगा आंसर में। अगला है, वर्तमान कीमतों पर राष्ट्रीय आय की गणना डैश के आधार पर की जाती है। तो प्रचलित कीमतों के आधार पर, जो अभी चल रही है कीमतें, उसके आधार पे जो है की जाती है। तो वर्तमान कीमतों पर जो है राष्ट्रीय आय की जो है गणना, राष्ट्रीय आय की जो है गणना प्रचलित कीमतों पर की जाती है। किसी देश में किसी वित्तीय वर्ष में उत्पादित होने वाली सभी वस्तुओं और सेवाओं के कुल मौद्रिक मूल्यों को जो है राष्ट्रीय आय कहते हैं। यह देश के आर्थिक गतिविधियों का संकेतक है। राष्ट्रीय आय की गणना करने के लिए व्यय विधि, उत्पादन विधि और आय विधि का इस्तेमाल जो है किया जाता है। अगला है, राज्य विधानमंडल के प्रत्येक सदन को समय समय पर बैठक के लिए कौन बुलाता है? तो राज्य विधानमंडल को राज्यपाल ही बुला सकते हैं। याद रखिएगा, राज्य विधानमंडल विधानमंडल में राज्यपाल का ही चलेगा। याद रखिएगा, किसका चलेगा? राज्यपाल का चलेगा। मुख्यमंत्री का नहीं चलने वाला राज्य विधानमंडल में। और बाकी विधानसभा अध्यक्ष बिल्कुल भी नहीं, और विधानसभा उपाध्यक्ष भी नहीं बुला सकता है। केवल और केवल राज्यपाल बुला सकता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 174 के अनुसार राज्यपाल जो है समय समय पर जो है राज्य विधानमंडल के लिए के प्रत्येक सदन को ऐसे समय और स्थान पर जो कि ठीक समझे अधिवेशन के लिए बुला सकता है। जब उसको मन करेगा वो अधिवेशन के लिए बुला सकता है राज्यपाल। यह प्रावधान राज्यपाल को यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी देता है कि सदन को प्रत्येक 6 माह में कम से कम एक बार अवश्य बुलाया जाए। यानी कि 6 महीने में उनको एक बार जो है सदन बैठाना ही पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा सरकार प्रतिबंधात्मक व्यापार पर जो है रोक रोक लगाती है? तो प्रतिबंधात्मक व्यापार पे एमआरटीपी अधिनियम से। एकाधिकार और प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यापार व्यवहार अधिनियम 1969। एकाधिकार और सरकार प्रतिबंधात्मक व्यापार प्रथाओं पर जो है रोक लगाती है। एमआरटीपी अधिनियम जिसको बोलते हैं, यह कानून आर्थिक शक्ति के केंद्रित होने और रोकने और प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया था। इस अधिनियम को 18 दिसंबर 1969 को भारत की संसद ने जो है पारित किया था। अगला क्वेश्चन है आपका, सफल शिकार क्रियाकलाप का जश्न मनाने के लिए सिद्धि धमाल निम्नलिखित में से किस राज्य के नृत्य के रूप में जो है मनाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी, सिद्धि धमाल नृत्य। नाम पहली बार समझे सुना होगा आपने। सिद्धि धमाल नृत्य जो है वो आपका गुजरात में सिद्धि समुदाय द्वारा जो है मनाया जाता है। तो सिद्धि समुदाय गुजरात के प्रमुख आदिवासी समुदाय में से एक है। इन्हें शादी और हबशी के नाम से भी इन्हें शीदी और हबशी के नाम से भी जाना जाता है। यह नृत्य एक सफल शिकार अभियान से लौटने के बाद किया जाता है। यह विशेष रूप से गुजरात के सीदियों द्वारा आध्यात्मिक प्रथाओं को जो है संदर्भित करता है। तो सीधी सीधी कहाँ का है? गुजरात का। अगला है, निम्नलिखित में से कौन वैदिक काल में राजा के लिए धार्मिक अनुष्ठान करवाता था? कौन करवाता था? पुरोहित करवाते थे। तो वैदिक काल, देखो हिस्ट्री मैंने कंप्लीट करवा रखा है तो हिस्ट्री में गलत नहीं होना चाहिए क्वेश्चन। वैदिक काल
में जो है प्राचीन भारतीय संस्कृति का एक कालखंड है जब वेदों की रचना हुई थी। वैदिक काल को दो भागों में जो है ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल में बांटा गया था। वैदिक काल में राजाओं के लिए जो है धर्म अनुष्ठान जो है पुरोहित करता था। पुरोहित राजा के मुख्य सलाहकार और आध्यात्मिक जो है शिक्षक भी होते थे। अगला क्वेश्चन है, महान कवि और महानतावाद लेखक रविंद्रनाथ ठाकुर ने किस घटना के विरोध में अपनी नाइटहुड की उपाधि जो है त्याग दी थी? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो मैंने अच्छे से पढ़ा रखा है, ये आप लोग जो है देख लेना, वीडियो रोक के पढ़ लेना अगर आपने मेरी हिस्ट्री क्लास नहीं की है तो। प्यादा निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? टेनिस, बैडमिंटन, शतरंज या फिर क्रिकेट? शतरंज से। प्यादा कहाँ होता है? शतरंज में। तो प्यादा जो है शतरंज खेल से संबंध है। शतरंज दो खिलाड़ियों के बीच खेला जाने वाला एक खेल है। इस खेल की शुरुआत जो है 7वीं शताब्दी के आसपास जो है चतुरंग नाम से भारत में हुई थी। तो पहले जो है शतरंज को चतुरंग नाम से जाना जाता था। यह एक चौकोर बोर्ड पर खेला जाता है। इसमें दोनों खिलाड़ी के पास जो है 16 मोहरें होती है, जिसमें एक राजा, एक रानी, दो हाथी, दो घोड़े, दो बिशप और 8 जो है प्यादे होते हैं। शतरंज विश्व के लोकप्रिय खेलों में से एक है। तो आपको बस इतना याद रख लेना है। अगला है, अनंत आर कृष्णन एक प्रसिद्ध वादक है। तो यानी कि वो अनंत आर कृष्णन जो है वो क्या बजाते हैं, किसके लिए फेमस है? तो अनंत आर कृष्णन एक प्रसिद्ध जो है मृदंगम है। कृष्णन, देखो यहाँ पे देखो, कृष्णन के नीचे री लगा हुआ है तो मृदंगन के नीचे भी री लगा हुआ है। तो ऐसे आपको याद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष राजनीतिक हिंसा को दबाने के लिए रोलेक्ट एक्ट जो है पारित किया गया था? तो रोलेक्ट एक्ट जो है 1919 का है। ठीक है, मैंने अच्छे से हिस्ट्री में पढ़ा रखा है ये, है ना? अच्छे से हिस्ट्री में पढ़ा पढ़ा रखा है रोलेक्ट एक्ट के बारे में। अगला है, भारतीय, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में ना लिंक दे दूंगा, ठीक है ना? जीके जीएस की जो दिल्ली पुलिस की मैंने सीरीज चलाई थी उसका मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप उसको देख देख लेना। भारतीय राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियों और उसकी परिभाषा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म का जो है गलत मिलान किया गया है? क्षमा, यह सजा और दो सिद्धि दोनों को हटा देता है। बिल्कुल सही। कल ही मैंने ये करवाया था पॉलिटी वाले क्लास में, तो एक बार इसको पढ़ लेना। जो आ, प्रविलंबन है, इसका अर्थ है सजा की प्रकृति को बदले बिना उसकी अवधि को कम करना। ये गलत है, ठीक है, इसका मिलान गलत है। बाकी राहत सही है। और रूपांतरण का मतलब, राहत का मतलब होता है उस सजा के स्थान पर कम सजा देने को दर्शाता है जो मूल रूप से दी गई थी। जो पहले जितनी सजा थोड़ा सा कम कर देना उसको राहत बोलते हैं। रूपांतरण, यह सजा के रूप को हल्के रूप में जो है बदल देता है। ये बात सही है। ये सारी छूट जो है राष्ट्रपति, मैंने कल ही एक क्लास लिया था राष्ट्रपति वाला दिल्ली पुलिस के उस वाले सीरीज में मैंने राष्ट्रपति लिया था, तो राष्ट्रपति में सारा कुछ बताया गया था मैंने। क्वेश्चन है, टोक्यो ओलंपिक 2021 में भारत के लिए पहला पदक किसने जीता था? तो भारत के लिए पहला पदक जो है मीराबाई चानू ने जीता था, याद रखिएगा, 2021। अगला है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधेयकों पर राज्यपाल की स्वीकृति से संबंधित है? विधेयक, तो विधेयक पे जो है अनुच्छेद 200, अगर राज्यपाल जो है विधेयकों पर अगर इसकी, हाँ, इसके कंट्रोल की अगर मैं बात करूं, तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 200 किसी राज्य की विधानसभा द्वारा जो है पारित विधेयक को सहमति के लिए राज्यपाल के समक्ष जो है प्रस्तुत करने की प्रक्रिया को रेखांकित करता है। जो यह तो सहमति दे सकता है, सहमति पर रोक लगा सकता है, इत्यादि। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प आग्नेय चट्टान का उदाहरण है? तो याद रखिएगा, आग्नेय चट्टान जो है इसमें से रायोलाइट है। क्योंकि आग्नेय चट्टान पृथ्वी के आंतरिक भाग में मैग्मा और लावा से बनती है। जो आग्नेय चट्टान होती है वो मैग्मा और लावा से बनती है। जब मैग्मा ऊपर की ओर गति करते हुए ठंडा और ठोस रूप में परिवर्तित हो जाता है तो इसे आग्नेय चट्टान कहते हैं। इस प्राथमिक चट्टान के रूप में भी जाना जाता है ग्रेनाइट, गैब्रो
पैरामाइट, बोसाल्ट, रायोलाइट और टफ, ये सब जो है आग्नेय चट्टान है। नाम एक बार और पढ़ लीजिएगा। अगला है, निम्नलिखित में से किस भारतनाट्यम नर्तक ने 2021 में प्रतिष्ठित नाट्यम कला निधि पुरस्कार जो है प्राप्त किया था? तो चित्रा विश्वेश्वरन ने। अगला क्वेश्चन है, दृक पंचांग के अनुसार महाशिवरात्रि जो है कब मनाई जाती है? माघ कृष्ण पक्ष चतुर्दशी, याद रखिएगा इस नाम को। महाशिवरात्रि जो है माघ के महीने में कृष्ण पक्ष चतुर्दशी में जो है मनाई जाती है। माघ का महीना बस आपको याद रखना है, कृष्ण पक्ष के चतुर्दशी में मनाई जाती है। महाशिवरात्रि भारतीयों का एक प्रमुख त्योहार है। यह पर्व दृक पंचांग के अनुसार फाल्गुन महीने में कृष्ण पक्ष के चतुर्दशी को जो है मनाया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था, इसलिए इस पर्व को भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, 30 नंबर का क्वेश्चन हम लोग पहुंच गए हैं 100 में से। निम्नलिखित में से किसे भारतीय लोक और जनजातीय नृत्य से संयुक्त भारतीय शास्त्रीय नृत्य के लिए यूरोपीय नाट्य तकनीकों को अपनाने के द्वारा संलयन कला बनाने के लिए जो है जाना जाता था? तो उदय शंकर, याद रखिएगा। उदय शंकर को भारतीय लोक और जनजातीय नृत्य के संयुक्त भारतीय शास्त्रीय नृत्य के लिए जो है यूरोपीय नाट्य तकनीक को अपनाने के लिए संलयन कला बनाने के लिए जो है जाना जाता था। अगला क्वेश्चन है, मगध साम्राज्य पर शासन करने वाला प्रथम राजवंश का क्या नाम था? मगध पे सबसे पहले जो है हर्यक वंश ने जो है शासन किया था। मगध राज्य पर प्राचीन में जो है 16 महाजनपदों में से एक था। मगध साम्राज्य 16 महाजनपदों में से एक था। मगध साम्राज्य ने भारत में 884 ईसा पूर्व से 320 ईसा पूर्व तक जो है शासन किया। इसकी राजधानी जो है गिरिब्रिज यानी कि राजगृह थी। मगध साम्राज्य पर सबसे पहले जो है हर्यक वंश का शासन था, जिसका जो है संस्थापक कौन था? बिंबिसार। तो हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? याद रखिएगा, हर्यक वंश का संस्थापक था आपका बिंबिसार। तो ये बात आपको याद रखना है, सबसे पहले जो है इन्होंने ही मगध पे शासन किया था। 32वां क्वेश्चन है, दिए गए स्मारकों में से कौन सा स्मारक कर्नाटक में स्थित नहीं है? याद रखिएगा, कित्तूर किला कर्नाटक में है, गोल गुम्बज भी कर्नाटक में है, होयलेश्वर मंदिर भी कर्नाटक में है, लेकिन पलक्कड़ किला यह जो है केरल में है। कहाँ पे है? केरल में है ये। केरल में है, ठीक है। क्योंकि देखो इसमें ना शेप बन जाते हैं, मैं अगर कुछ भी बनाऊं तो इसमें शेप बन जाते हैं, ठीक है। इसलिए मैं अगर ऐसा करके छोड़ देते हैं, गोल बन गया। ये थोड़ा सा रखेंगे तो ये डिब्बा बन गया। बड़ा सा गोल करके छोड़ूंगा, यहाँ पकड़ रखूंगा तो बड़ा गोल बन जाएगा। तो ये इसलिए बार बार जो है गोल बन रहा था। तो पलक्कड़ किला जो है कहाँ है? केरल में स्थित है। पलक्कड़ शहर में स्थित है, जिसको मैसूर के हैदर अली ने 1766 में बनवाया था। जबकि होयलेश्वर मंदिर, कित्तूर किला और गोल गुम्बज कहाँ पे है? कर्नाटक में है। अगला है 1939 में आपको याद होना चाहिए कि फोर्ड ब्लॉक की स्थापना हुई थी, ठीक है। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना हुई थी, ठीक है। तो सुभाष चंद्र बोस ने की थी। कब की थी? 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना, इतना बस याद रख लीजिएगा। कहाँ पे? पश्चिम बंगाल में किया था सुभाष चंद्र बोस ने। अगला है गैर कारपेट, गैर कृषि लघु सूक्ष्म उद्योगों को 10 लाख रुपए तक का ऋण प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री द्वारा 8 अप्रैल 2015 को आरंभ की गई योजना को पहचानिए। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, ठीक है। PMMY, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना भारत सरकार की जो है प्रमुख योजनाओं में से एक है, जो कि विनिर्माण, प्रसंस्करण, व्यापार या फिर सेवा क्षेत्र में गैर कॉरपोरेट
गैर कृषि लघु सूक्ष्म उद्योग को 10 लाख रुपए तक का जो है ऋण यह दे सकता है, याद रखिएगा। अगला है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में वर्ष में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो किसमें हुई थी? शिलोंग में। मेघालय की राजधानी शिलोंग कहाँ है? मेघालय। ठीक है, मेघालय। और खासी पहाड़ियाँ जो है वहाँ पे सबसे ज़्यादा होती है, लेकिन इनमें अगर इनकी बात करें तो मेघालय राज्य में सबसे ज़्यादा बारिश होती है, तो शिलोंग याद रखिएगा। दक्षिण में जो है चेरापूंजी तथा मासिन राम, हाँ ये याद रखिएगा, मानसिन राम स्थित है और मानसिन राम में सबसे ज़्यादा बारिश होती है, जहाँ भारत के साथ साथ पूरे विश्व में अधिक वर्षा होती है। मानसिन राम में औसत 11,872 एममीमी यानी कि मिलीमीटर वर्षा होती है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के तहत जो है 1885 में यहाँ पर 26,000 एमएम वर्षा हुई थी। कहाँ पे? मानसिन राम में। इसे बादलों की भूमि कहा जाता है, इतना आपको याद रखना है। ठीक है, मानसिन राम को बादलों की भूमि कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, डैश आयु वर्ग के बच्चों को शैक्षणिक अवसर, अभी कुछ देर पहले बताया था 16 से 14 वर्ष। इसको एक बार और डिटेल में पढ़ लीजिएगा वीडियो रोक के। मैंने कल पढ़ाया था, भारतीय संविधान में 86वां संविधान संशोधन 2002 तथा 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था, जिसमें 6 से 14 वर्ष पहले कितने मौलिक कर्तव्य थे? 10 मौलिक कर्तव्य थे, आपको याद होने चाहिए। और ये 10 मौलिक कर्तव्य जो है सरदार स्वर्ण सिंह समिति, है ना, सरदार स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा जो है जोड़ी गई थी। ठीक है, और सरदार स्वर्ण सिंह समिति की जो है कब हुई थी? 42वां संविधान संशोधन हुआ था कब? 1946 में, सॉरी 76 में। 1976 में जो है हुआ था, लेकिन बाद में 86वां संविधान संशोधन 2002 में जो है फिर से जो है 11वां जो है मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। अगर बात करें कि सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने कितने मौलिक कर्तव्यों के लिए जो है बात रखी थी, तो 8। 10 मत कर दीजिएगा, 8 मौलिक कर्तव्यों की बात रखी थी, लेकिन 10 मौलिक कर्तव्य जो है जोड़े गए। ये सारी सारी चीज़ें जो है कॉन्सेप्ट क्लियर मैंने अपने बेसिक क्लासेस में जो मैं पढ़ा रहा था दिल्ली पुलिस के लिए, उसमें मैंने दे रखा है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्रधानमंत्री कौन था जब नई आर्थिक नीति के भाग के रूप में वैश्वीकरण जो है नीति प्रस्तुत की गई थी? तो वीपी नरसिम्हा, प्रधानमंत्री वीपी नरसिम्हा राव के समय में नई आर्थिक नीति यानी कि एनईपी, नई आर्थिक नीति के तहत जो है वैश्वीकरण नीति प्रस्तुत की गई थी, जिसकी घोषणा जो है 24 जुलाई 1991 को हुई थी। इस नीति ने उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण सुधारों को चिन्हित किया था। इस नीति का उद्देश्य भारतीय अर्थव्यवस्था को वैश्विक अर्थव्यवस्था से जोड़ना था। इसके तहत भारतीय अर्थव्यवस्था को विदेशी निवेश के लिए जो है खोला गया था। इस बात का आपको ध्यान देना है। अगला है, आईबीए महिला विश्व मुक्केबाज चैंपियनशिप 2023 की मेजबानी जो है किस देश ने की थी? तो डी, भारत ने ही की थी 2023 की मेजबानी। तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होगा क्योंकि करंट अफेयर क्वेश्चन है। भारतनाट्यम की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस राज्य में हुई है? तमिलनाडु राज्य में हुई है, सब जानते हैं। भारतनाट्यम संगीत नाटक अकादमी द्वारा जो है मान्यता प्राप्त 8 शास्त्रीय नृत्यों में से एक है, जिसकी उत्पत्ति दक्षिण भारत के मंदिरों, विशेष रूप से तमिलनाडु के तंजौर जिले में हुई थी। इसे जो है दासी अट्टम के नाम से भी जाना जाता है। इस नृत्य कला में भावन रंगम, भावम, रागम, तालम, इन सभी कलाओं का जो है समावेशन इसमें मिलता है। अगला है, राष्ट्रीय जलमार्ग 10 यानी कि नेशनल वे जो है वाटरवे, तो वो कितने हैं? नेशनल वाटरवे जो है किस राज्य में स्थित है? तो बी, महाराष्ट्र में। जो राष्ट्रीय जलमार्ग है वो कहाँ पे है? तो राष्ट्रीय जलमार्ग 10 जो है, जिसे अम्बा जलमार्ग धर्मतार क्रीक के नाम से भी जाना जाता है,
महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। इसका परिचालन जो है खंड अम्बा नदी का 19.42 किलोमीटर ज्वारीय मुहाना क्षेत्र में आता है, जिसका अपना पारिस्थितिक मूल्य है। यह रिवास बंदरगाह के घर मतर डेटरी तक है। तो याद रखिएगा, राष्ट्रीय जलमार्ग 10 कहाँ है? महाराष्ट्र में है। कहाँ पे है? महाराष्ट्र राज्य में। 19 किलोमीटर तक जो है यह फैला हुआ जलमार्ग है। चलिए, ये क्या लग गया इसमें? क्वेश्चन है, एनी बेसेंट देश के प्रभाव में एक फेबियन समाजवादी थी। किसका प्रभाव पड़ा था? जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। याद रखिएगा, एनी बेसेंट पे जो है जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का जो है वह प्रभाव पड़ा था। ठीक है, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का प्रभाव पड़ा था एनी बेसेंट पे। एनी बेसेंट का जन्म जो है लंदन शहर में 1847 ईस्वी में हुआ था। यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी। अगर बात रहता है कि भारतीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष, तो एनी बेसेंट का नाम याद रखिएगा, एनी बेसेंट। एनी बेसेंट। अगर भारतीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला की बात करते हैं, अगर भारतीय महिला की अगर बात करें तो कौन हो जाएगी? वह सरोजनी नायडू। नायडू, ठीक है, याद रखिएगा। तो अध्यक्ष थी, लेकिन सरोजनी नायडू थी, याद रखिएगा। यह एक आध्यात्मिक थियोसॉफिस्ट, लेखक, भारत प्रेमी महिला थी। इन्होंने 1907 में जो है 1907 में थियोसॉफिकल सोसाइटी की अध्यक्षता की थी। इसकी मुलाकात जो है जॉर्ज बर्नार्ड शॉ से 1885 में हुई थी। इसका परिचय फेबियन सोसाइटी से हुआ तथा शॉ के प्रभाव में एक फेबियन समाजवादी बन गई। तो फेबियन समाजवादी जो है जॉर्ज बर्नार्ड शॉ के कारण से यह बनी थी। आपको ये बातें याद रखनी है। अब 42वां क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित विकल्पों में कौन सा शस्य भूमि पारिस्थितिक तंत्र से संबंध नहीं है? तो शस्य भूमि एक मानव निर्मित पारिस्थितिक तंत्र है। और दूसरा है, शस्य भूमि पारिस्थितिक तंत्र में बहुत कम आनुवंशिक जो है विविधता पाई जाती है। तो कथन एक और कथन दो बिल्कुल दोनों सही है, क्योंकि जो शस्य भूमि एक मानव निर्मित पारिस्थितिक तंत्र है, पहली बात ये भी ठीक है। दूसरा है, शस्य भूमि पारिस्थितिक तंत्र में बहुत कम आनुवंशिक विविधता जो है पाई जाती है। ये दोनों बातें जो है सही है। 43 नंबर का क्वेश्चन है, भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के किस समूह में उच्च साक्षरता दर जो है दर्ज की गई है? तो कहाँ पे की गई थी? सी में केरल और लक्षद्वीप में। राज्य में केरल आ जाता है, राज्य में केरल आ जाता है, और लक्षद्वीप में राज्य में जो है केरल आ जाता है और लक्षद्वीप आ जाता है। ठीक है, केरल और लक्षद्वीप। जनगणना 2011 के अनुसार भारत की साक्षरता दर 70.04% से, जबकि राज्यों में केरल की साक्षरता दर जो है 93.91% था। केंद्र शासित प्रदेश में लक्षद्वीप 92.28% साक्षरता दर के साथ जो है सबसे अधिक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सांस्कृतिक उत्सव उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग द्वारा आयोजित किया जाता है? तो ताज महोत्सव, क्योंकि ताजमहल कहाँ पे है? यूपी में है, तो इसीलिए जो है वहाँ पे मनाया जाता है। ताज महोत्सव एक सांस्कृतिक उत्सव है जो उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग द्वारा प्रत्येक वर्ष ताजमहल के पूर्वी द्वार के पास जो है शिल्पग्राम में आयोजित किया जाता है। 13 दिनों तक चलने वाला यह महोत्सव भारत की समृद्ध कला, शिल्प, संस्कृति, भोज, नृत्य, संगीत का मंथन करता है। तो ताज महोत्सव कौन मनाता है? यूपी मनाता है। हम्पी नृत्य महोत्सव कौन मनाता है? कर्नाटक मनाता है। कर्नाटक मनाता है। और ताज महोत्सव कौन मनाता है? यह यूपी मनाता है, याद रखिएगा।
अगला है, निम्नलिखित में से कौन दिल्ली सल्तनत का सुल्तान था जब दक्षिण भारत में बहमनी साम्राज्य की स्थापना हुई थी? तो दिल्ली सल्तनत का सुल्तान कौन था जब दक्षिण भारत में बहमनी साम्राज्य की स्थापना हो रही थी? तो बहमनी साम्राज्य की स्थापना अलाउद्दीन हसन बहमन शाह के द्वारा 1347 में किया गया। उस समय दिल्ली का सुल्तान जो है मोहम्मद बिन तुगलक था। मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा जो है स्वतंत्रता की घोषणा होने के बाद बहमन शाह ने गुलबर्गा यानी कि वर्तमान में कलबुर्गी या कर्नाटक है को अपनी राजधानी बनाकर दक्षिण भारत में बहमनी साम्राज्य की जो है स्थापना की थी। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत का कोई भी नागरिक किसी अन्य राष्ट्र से उपाधि धारण नहीं कर सकता है? तो 2। 18 उपाधियों का अंत तो 18 से है, लेकिन 18 का 2 कहता है कि भारत का कोई भी नागरिक जो है किसी अन्य राष्ट्र से उपाधि स्वीकार नहीं कर सकता है। इस बात का खास ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन है कि कॉलम ए और कॉलम बी के बीच जो है सही मिलान करना है। तो मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ, उत्पादक जो है वो हरे पौधे से संबंधित प्राथमिक उपभोक्ता जो है खरगोश होगा, द्वितीय उपभोक्ता जो है लोमड़ी होगा, और अपघटक क्या होंगे? जीवाणु और कवक। जैसे कि मैं बताता हूँ आपको, खरगोश जो है पहले उत्पाद में हरे पौधे आते हैं। हरे पौधे क्या करेंगे? खरगोश हरे पौधे खाएगा। लोमड़ी क्या करेगा? लोमड़ी जो है खरगोश को खाएगा। ठीक है। और जीवाणु जो है, जब ये लोमड़ी मर के मिट्टी में मिल जाता है तो जीवाणु और कवक खाएगा। तो अपघटक होते हैं जीवाणु और कवक। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा या से पंचवर्षीय योजना के लक्ष्य हैं? विकास, आधुनिकरण, समता और आत्मनिर्भरता। ऑप्शन नंबर 1 जो है बिल्कुल सही है। पंचवर्षीय पंचवर्षीय योजनाएं प्रत्येक 5 वर्ष के लिए केंद्र सरकार द्वारा देश के लोगों के लिए आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए 1951 में शुरू किया गया था, जिसका उद्देश्य विकास, आधुनिकीकरण, समता, आत्मनिर्भरता। ये योजनाएं 1951 से 2017 तक जो है भारतीय अर्थव्यवस्था के मॉडल पर आधारित थी। वर्ष 2015 में इस योजना को जो है नीति आयोग द्वारा जो है प्रतिस्थापित कर लिया गया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? बहुमूल्य धातु प्लेटिनम है, अलोह धातु जिंक है, अधातु जो है लेड है, लोह धातु जो है लोहा है। निम्नलिखित में से जो है कौन सा आपका सही होने वाला है? सी गलत है आपका, यही वाला, कि वे तत्व जो ऊष्मा और विद्युत का चालक नहीं करते, ना आघात वर्धनीय होते हैं एवं तन्य होते हैं, वे अधातु कहलाते हैं। जैसे कार्बन, सल्फर, नाइट्रोजन, फास्फोरस। लेड एक धातु तत्व है, याद रखिएगा। लेड क्या है? लेड एक धातु तत्व है। लेड एक धातु तत्व है। आप जीके जीएस का लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि 50 क्वेश्चन टारगेट रहता है। जीके जीएस जो है आपके 50 क्वेश्चन रहते हैं। उसके बाद जो है रीजनिंग स्टार्ट हो जाएगा हमारा। ठीक है, रीजनिंग स्टार्ट हो जाएगा, 25 क्वेश्चन यहाँ रहेगा। इन दोनों पकड़ तो 75 नंबर पक्के। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना PMGKY किस वर्ष में जो है शुरू की गई थी? तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना जो है 50 का सी 2016 में शुरू की गई थी। तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना PMGKY दिसंबर 2016 में भारत सरकार द्वारा जो है शुरू की गई थी, जो कराधान कानून अधिनियम 2016 यानी कि द्वितीय संशोधन पर आधारित थी। 2020 में सरकार के महामारी के दौरान राहत पैकेज में शामिल करने के लिए इस योजना का विस्तार किया। इस योजना को दिसंबर 2016 में मार्च 2017 तक जो है वैध की गई। इसका उद्देश्य काले धन का उपयोग कर गरीब लोगों की जो है कल्याण में किया गया था। देखो अब रीजनिंग स्टार्ट हो गया है। रीजनिंग में हमारा 51वां क्वेश्चन है। पहला ही क्वेश्चन क्या है कि कथन क्या कहता है कि कुछ गुलाब जो है लीली है। तो आप क्या करेंगे? ये गुलाब बना देंगे और कुछ जो है लीली भी बना देंगे, है ना। ये लीली है, ये गुलाब है, और कुछ लिली जो है चमेली है। ये हो गया चमेली। अब आपको ये पूछता है कि कुछ चमेली गुलाब है। निष्कर्ष एक, क्या कुछ चमेली
गुलाब है क्या? बिल्कुल नहीं है, पहला गलत, है ना। और सभी चमेली गुलाब है, सभी चमेली क्या गुलाब है? दूसरा भी गलत। तो क्या हो जाएगा? ना ही पहला और ना ही दूसरा कोई भी अनुसरण नहीं करता है। तो ऐसे ही हमें देखना पड़ेगा। अगला है, दिए गए संयोजन में जो है एक छवि दिखाया गया है जो दर्पण में एक्स वाई, जो दर्पण है, ये एक्स वाई क्या है? दर्पण है, यानी कि क्या है? शीशा, जहाँ पे हम लोग अपना मुंह देखते हैं। ये क्या बोलते हैं? दर्पण, हिंदी में बोलते हैं दर्पण। ठीक है। तो यानी कि ये पूछा है कि कैसा दिखाया जाएगा शीशे में, शीशा पूछा है। तो शीशा में इनमें से कैसा दिखेगा? तो शीशा में इनमें से ऑप्शन नंबर बी दिखेगा। शीशा क्या होता है? जो नज़दीक की चीज़ें होती है वो दूर दिखती है ना, वो अपोजिट दिखती है। तो शीशा में मतलब सॉरी, जो पहले दिखेगी, यहाँ पे शीशा लगा हुआ है तो पहले डी दिखेगा, फिर क्यू, फिर जेड, इस टाइप का दिखेगा। ठीक है। अब नीचे में क्या दिया हुआ है अगला? निम्नलिखित में से जो है पद, मतलब कि के वाई आई बी, के वाई आई बी, ये देखिएगा गेम कैसा चला है, के वाई आई बी आई यू के, अब के से वाई, के वाई आई बी, कुछ इस टाइप से लिख दिया है, के वाई आई बी, फिर आई यू के, फिर जी क्यू एम जे, फिर ई एम ओ एन। तो इनमें बताया गया -2 -2 -2, फिर -4 -4 ऐसे जो है +2 +2 +2 और +4 +4 +4 इस वाले का बना गया है। आपको ऐसे पकड़ना है। रीजनिंग देखो, रीजनिंग सेट में मैं कैसे बता सकता हूँ तुम लोगों को, बस सही आकृति पैटर्न में पकड़ना है। ऐसे क्वेश्चन सबसे आसान होते हैं भाई। ठीक है, वो पकड़ में आ जाते हैं, देख के पकड़ में आ जाएंगे। पहली बात तो हमें सिर्फ दो लाइन खोजनी है, एक डार्क और एक सिंगल, एक डार्क और एक सिंगल। ठीक है, किसी को भी एडजस्ट करना है, एक डार्क एक सिंगल। आप देख सकते हो ये तो बिल्कुल नहीं होगा, इसमें तीन है, ये बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी ही इसका सही लग रहा है, देख के पहचाना चल जाएगा। अब देखो ऐसे क्वेश्चन जो है रीजनिंग में बहुत पूछे जाते हैं। हाँ ठीक है, ऐसे क्वेश्चन कि निम्नलिखित श्रृंखला जो जारी रखने के लिए प्रश्न चिन्ह के स्थान पर जो है कौन सी आकृति आएगी? तो श्रृंखला हमें जारी रखनी है इसमें। ठीक है, श्रृंखला हमें जारी रखनी है, तो दी गई आकृति श्रृंखला प्रश्न चिन्ह के स्थान पर जो है ऑप्शन नंबर डी आएगी। डी, आप देख लीजिए क्वेश्चन किस हिसाब से जो है श्रृंखला को दिया गया है। अगला है, देखो रीजनिंग तो बहुत इजी इजी आता भाई, बहुत इजी इजी। ठीक है, जो अब ये क्वेश्चन मार्क है इस पे कौन सा आएगा? ठीक है, जो क्वेश्चन मार्क है इस पे कौन सा आएगा? आप देखोगे ये त्रिभुज है, ये त्रिभुज है, इस त्रिभुज में एक लाइन है, फिर ये त्रिभुज है, इसमें तीन लाइन है, ये त्रिभुज है, इसमें एक दो तीन चार पांच लाइन है। तो एक, तीन, पाँच, तो अगला सात ही आएगा क्योंकि विषम को फॉलो कर रहा है, तो सात ही आएगा। तो किस टाइप से सात आएगा? तो इस टाइप से सात आएगा कि इस टाइप से सात आएगा? आप ही बताना किस टाइप से आएगा? एक दो तीन चार पाँच छः सात, तो इस टाइप से सात आएगा, बिल्कुल सही। इसमें सात से ज़्यादा है तो ऑप्शन नंबर ये गलत हो जाएगा। अब देखो इसमें क्वेश्चन पूछा है कि सी डी ई एफ एम और एन एक गोल मेज में बैठा हुआ है, केंद्र की तरफ सबका मुंह है, यानी कि सामने ही सबका मुंह है इस तरफ। डी एम के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है। जो डी एम है, डी और एम, डी के दाएं, सॉरी डी एम के दाएं में दूसरे स्थान पर, एम मैंने यहाँ मान लिया तो डी मैंने यहाँ मान लिया। ठीक है, ये मैं लेता हूँ, तो मैंने ये लाइन लिख दिया 6, 6 ये हो गया। अगर यहाँ डी है, यहाँ अगर एम है तो यहाँ पे हमारा डी आ गया कि बाएं दूसरे स्थान में बैठा हुआ है, एफ एन के ठीक सामने, ठीक बाएं बैठा हुआ है। तो इसका कोई तुक है? जो एफ है वो एन के ठीक जो है बाएं बैठा है। ठीक है, इसका कोई कुछ नहीं कर सकते हम लोग। एन एम का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो यहाँ नहीं आएगा तो यहाँ आ सकता है, तो एन यहाँ आ सकता है। तो ठीक बाएं उसके एफ था, ये भी आ गया। और सी और डी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, जो सी है वो डी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो डी नहीं है। तो यानी कि कहने का मतलब है, तो सी यहाँ आएगा और यहाँ पे लास्ट बचा हुआ ई आ जाएगा। उसके बाद जो पूछे आप बता दीजिएगा।
उससे अगला आकृति कौन सा है देखिए, उस आकृति का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में आगे आएगी। आप देखिए 1 2 3 4 5 6 षटभुज आ रहा है, 1 2 3 4 5 आ रहा है, 1 2 3 4 आ रहा है। अगर 3 आएगा तो यानी कि त्रिभुज तो आएगा ही आएगा। ठीक है, अंदर में देखो पंचभुज है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, तो 1 2 3, 3 किस में है? इसमें है, त्रिभुज बना है ना अंदर में। तो आसानी क्वेश्चन था ये, सी हो जाएगा इसका आंसर, बिल्कुल सही। अब यहाँ पे तो प्लस माइनस जोड़ना है भाई, आपको खुद पता होना चाहिए, इतना दिमाग आपको खुद लगाना पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर एक से ही स्टार्ट कीजिएगा लगाना, पहले भाग कर दिया, फिर प्लस 76, फिर बराबर है, इसके बराबर आता है कि नहीं आता है, दोनों बराबर होने चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे मिसिंग नंबर है, ये भी आपको आना चाहिए, आसान है, थोड़ा दिमाग लगाइएगा, आ जाएगा। 61 पे है, दी गई विकल्प आकृति में उस आकृति का चयन कीजिए जिससे नीचे दी गई आकृति में जो है प्रश्न चिन्ह पर जो है स्थान है। मतलब इसके ऊपर क्या लगाएंगे, नीचे में तो सेम सेम है, तो ऊपर भी सेम सेम लगा देंगे क्या, देखते हैं। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो ये आकृति सुटेबल बैठ रहा है इस पे पूरा, डी सेम टू सेम है, सेम टू सेम लगा देंगे, क्या सेम टू सेम लगा देंगे। 62 में क्या है, आकृति पूरा करना है। देखो आकृति पूरा करने वाला पैटर्न जो है पूछा गया है हर बार। ठीक है, तो ये आसान आसान है, देख लीजिएगा नीचे दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं, तो कितने त्रिभुज हैं आपको गिनना ही पड़ेगा। ठीक है, कितने त्रिभुज हैं तो आपको गिनना ही पड़ेगा, और आप कैसे गिनोगे वो आपको पता होना चाहिए। भाई ऐसे क्वेश्चन थोड़ा टाइम टेकन होते हैं, लेकिन करना तो पड़ेगा भाई, सब डिब्बा को भर दीजिए। ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है ना कि बस बीच वाले को छोड़ दीजिए, इसको छोड़ के सारा गिन लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28, ऑप्शन नंबर बी, बीच वाले छोड़ के सारा गिन लो, ठीक है। 28 हो गया। तो ऐसे क्वेश्चन में यही करना पड़ेगा आपको, बीच वाला छोड़ के सारा गिन लेना है। क्वेश्चन है कि ये कह रहा है कि जिस प्रकार जो है 7 46 से है संबंध है, तो 7 का 46 से कैसा संबंध है, 7 7 49, है ना। 7 का स्क्वायर कर देंगे अगर, -3 करवा देंगे तो 46 हो जाता है, ठीक है, 46 हो जाता है। तो उसी तरह जो है इससे कैसा होगा, क्योंकि 11 का इससे है, तो 11 का होता है 121, है ना, 121 से 3 घटा देंगे तो 118। तो संबंध बताना है, तो उसी तरह 78 में कितना घटाएंगे, 78 के आसपास कौन सा आता है, 8 आता है, 9 आता है, 9 का स्क्वायर होता है 81, 81 से 3 घटा देंगे तो 78, तो 9 हो जाएगा आंसर। तो इस पैटर्न को यह फॉलो कर रहा है, ये इससे संबंधित है, तो वो किससे संबंधित होगा, देखिए 9 है ना उत्तर में। अगला क्वेश्चन है गणितीय चिन्ह, गणितीय चिन्ह। क्वेश्चन है कि गणितीय चिन्हों में जो है संयोजन का चयन कीजिए जो यथाक्रम चिन्ह जो है स्टार को प्रतिस्थापित कर प्रस्तुत समीकरण को संतुलित करता है। तो इसमें जो है कौन सा चिन्ह लगेगा, जो कि, तो ऑप्शन नंबर एक से हमेशा स्टार्ट कीजिएगा, पहले लगा के देखिएगा क्या संतुष्ट कर रहा है, बताओ, कैलकुलेशन अच्छा होना चाहिए। ठीक है, कैलकुलेशन अच्छा हुआ तो, अब पेपर कटिंग फोल्डिंग, पेपर कटिंग फोल्डिंग तो भाई आपको आना ही चाहिए, एक बार एक देख लीजिए अगर आपको नहीं आता होगा तो ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर होगा, देख लीजिएगा। 67 में है निम्नलिखित में से कौन सा, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दी गई श्रृंखला को प्रश्न चिन्ह को जो है प्रतिस्थापित करेगा। जैसे कि यहाँ पे है 9000, फिर यहाँ 7200, देखिएगा 1800 घटा दिया गया, फिर यहाँ पे है 57,600 कुछ, तो इसमें कौन सा जो है यूज किया है, देखिए कौन से, पहले 9000 से 7200 आया, यानी कि 8/10 कर दिया, 8/10 कर दिया, 8/10 कर दिया। तो अगर किसी का भी 8/10 करोगे तो आपको मिल जाएगा। तो आपको इतना तो कैलकुलेशन आना चाहिए, है ना, इतना कैलकुलेशन आएगा तो ही
9 अट्ठा 72, तब जाके 7200 मिला, फिर इसका 9 8/10 कर दिया, यानी कि कुछ तो घटाया। ठीक है, कितना घटा उससे जो है भाग दे दिया, आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद पासा। पासा तो भाई नहीं देखा है, कहीं पे जाके देख लो पासा के लिए भाई, क्योंकि पासा तो बहुत इंपॉर्टेंट है। कहीं भी जो है आपको रीजनिंग का आपने नोट्स बना रखा हो, एक बार रीजनिंग को रिवाइज कर लेना, पासा एक बार देख के जरूर जाना। पासा जो है, विपरीत फलक कौन से होंगे वो आप एक बार जरूर देख लीजिएगा, सारे के सारे कॉन्सेप्ट। उसके बाद वही तीर वाले आ जाएंगे, फिर मिसिंग आ जाएंगे। मतलब रीजनिंग उसमें कोई हार्ड नहीं होता है, क्योंकि जीके जिसमें अच्छा लेवल का पूछता है। ठीक है, कोई रीजनिंग इसलिए इसमें हार्ड नहीं होता है। तो जिस प्रकार देखो, विषाणु जो है इन्फ्लुएंजा से संबंधित है, तो कवक जो है एस्परगिलोसिस से जो है संबंध रखेगा। 72वां क्वेश्चन है कि आपको वही खोजना है और बताना है कि कौन सा आएगा, क्योंकि पहले एक बॉक्स है तो डिब्बा यहाँ पे है, फिर बॉक्स यहाँ पहुंच जाता है तो उसके साथ डॉट रहता है, फिर यहाँ पहुंच जाता है, तो यहाँ पहुंच जाता है तो ट्राइंगल, तीन चीज हो जाती है। तो इसके बाद वो यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ जाएगा तो ट्राइंगल ऊपर रहेगा, फिर बॉक्स रहेगा, फिर यहाँ पे वो रहेगा, फिर इधर एक्स रहेगा, तो नया नाम इधर ही आएगा, है ना। एक्स के बाद कौन सा आएगा, देखो ये तो आ नहीं सकता। ठीक है, यही आएगा। तो कुछ भी पूछ, बी नंबर जो है बिल्कुल सही हो जाएगा इसका, क्योंकि ये तीन का, तीन सिर्फ ऊपर नहीं रहेगा, एक और जुटेगा आगे में, इसलिए बी हो जाएगा। आपको इतना बात का ध्यान देना है। अगला है आपका मैथमेटिकल ऑपरेशन ही होगा। देखो, वाटर इमेज, मिरर इमेज, ये सारे देख के जाने हैं। इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, जिस प्रकार 40, 53 और 17, 40 में से 17 निकाल दोगे, ठीक है, और जितना बचेगा गुना कर दोगे, 253 बचेगा, है ना। 17 निकाल के 11 से गुना कर देंगे। उसी तरह इससे रिलेट होगा, तो 30 से जो है 13 निकाल देंगे और 11 से गुना कर देंगे, 187 हो जाएगा। तो उसी टाइप का ये कॉन्सेप्ट चलेगा। अब यहाँ लिखा है कि एक राष्ट्र एक निश्चित कोड भाषा में जो है ECNGDP को जो है बर्निंग दे सकते हैं, इसको ये दे सकते हैं, इसको क्या लिखेंगे, तो वही चीज़ें हैं, माइनस 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 वाला कॉन्सेप्ट लग गया इसमें। अब यहाँ लिखा हुआ है कि दर्पण प्रतिबिंब, वही है दर्पण प्रतिबिंब, ऐसे ही जाएगा, उल्टा एस लिखेगा। ठीक है, ये तो बिल्कुल नहीं होगा, इनमें से हो सकता है। अगर ये इधर है तो उधर बनेगा ऐसे, तो उधर बनेगा, तो ये भी कट गया, बचा ये और ये ऑप्शन। तो चेक करो कौन सा में जो है सिमिलरिटी नहीं दिख रहा है, इसमें, इसमें और इसमें अलग अलग दिख रहा है ना। हाँ, तो कौन सा बनेगा, तो पहले इसको कैच करेगा, तो ऐसे करके जाएगा और ऐसे करके जाएगा ना, तो बी। तो ऐसे पहचान सकते हो आराम से आप, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, ऑप्शन एलिमिनेट करके भी पहचान सकते हो। तो 75 क्वेश्चन हम लोगों ने, रीजनिंग के 25 क्वेश्चन भी समाप्त कर दिए भाइयों। अब क्वेश्चन आता है कि 600 मीटर की दौड़ में ए और बी 5 सेकंड की बढ़त दी। ए 600 मीटर की दौड़ में ए ने बी को 5 सेकंड की बढ़त दी और फिर भी 20 सेकंड से जो है दौड़ जीत लेता है। यदि ए की चाल बी की चाल का अनुपात 2:1 है, तो बी की चाल ज्ञात करिए। तो ए की चाल जो है 2x मीटर है, बी की चाल जो है x मीटर पर सेकंड है। तो 600 बट्टे, देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है, 600 मीटर की दौड़ है, तो 600 बट्टे एक्स माइनस 600 बट्टे 2x, तो 20 प्लस 25, 20 प्लस 5 की बढ़त से जो है यह जीत जाता है। तो टोटल जो है समय लगता है 20 प्लस 5 25। तो एलसीएम जैसे करेंगे तो एक्स की वैल्यू निकल जाएगी 12 मीटर पर सेकेंड। ऐसे कॉन्सेप्ट याद रखिएगा आप। अगला है ए बी सी, एक के बाद एक के इस क्रम में कार्य करते हैं, उसमें प्रत्येक जो है अलग अलग किसी कार्य को क्रमशः 10 16 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी ऐसे तीन क्रम में कार्य करने के बाद ए और बी, ए और सी कार्य छोड़ देते हैं, बी अकेला कितने दिन में करेगा। तो पहले तो ए बी सी, ए अकेला 10 दिन में करता है, बी 16 दिन में और ये 12 दिन में। 10 16 12 का एलसीएम होता है 240, कितना होता है 240। अब 240 को करने में ये 24 दिन लगाएगा, ये 15 दिन लगाएगा और ये
20 दिन लगाएगा। तो ए बी सी तीनों मिलकर अगर काम करेगा तो 24 15 20 3 गुना 3, क्योंकि तीनों दिन का काम 3 दिन का कार्य करेगा। तो 59 गुना 3 यानी कि 170 यूनिट काम जो हो गया। ठीक है, 177 यूनिट काम हो गया, ये यूनिट काम है। इन्होंने इतना काम किया, कितने दिन मिला के जितना दिन भी काम किया उतना गुना कर दिया, 3 दिन काम करते हैं, अब 63 यूनिट काम बच गया। अब 63 यूनिट काम कौन करेगा? बी अकेला करेगा, तो 63/15, क्योंकि बी जो है 15 दिनों में काम करता है। इफिशियंसी कितनी है इसकी बी की? 15। तो इतना समय लगाएगा। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, आपको बस ये वाला मेथड याद रखना है। ठीक है, ए बी सी जो है इतने दिन में काम करता है, बस इस मेथड से हिसाब से काम कर लीजिएगा। अगला है, एक महिला को एक निश्चित दूरी तय करने में लगने वाले समय को 80% कम करने के लिए अपनी कार की चाल कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी पड़ेगी? मान लेते हैं जो है अभिष्ट समय जो है टी लगा देती है। ठीक है, अभिष्ट समय कितना है? मान लेते हैं टी है। अब 80% की कमी करी की, यानी कि टी में 100 में से जो है 80/100 कर दी तो T/5 आता है। कितना आता है? T/5 आता है। तो मूल गति जो है टी है, नई गति जो है T/5 है, और दूरी बराबर है, दूरी बराबर है। तो मूल गति T/5T से जो है कैलकुलेट करके आप परसेंटेज के लिए 100 से गुना कर सकते हो। ठीक है, एक व्यक्ति एक व्यक्ति ने कुछ एक व्यक्ति ने कुछ धनराशि उधार ली और पहले वर्ष के अंत में इतना 4,200 और दूसरे अंत के वर्ष के अंत में 4,410 का भुगतान करके उसकी चुकौती करने पर जो है सहमत हुआ। यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर 5% थी तो उधार ली गई राशि ज्ञात करना है हमें। तो ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, P × 1 + R/10। टोटल राशि 4200 थी। ठीक है ना? अब पी का वैल्यू पता है, आर का वैल्यू पता, पी का वैल्यू पता नहीं है, आर का वैल्यू पता है, और समय है 1 साल। बस पी की वैल्यू निकाल लेंगे, पता लग जाएगा। तो दूसरे वर्ष में क्या किया? स्क्वायर कर देंगे दूसरे वर्ष के लिए, तो सेम चीज़ रख देंगे, और पी की जगह जो हमें कितना रखना है? 4,000 रखना है। तो कुल राशि कितनी थी? 8,000 थी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जो है अभाज्य संख्याओं का युग्म है? अभाज्य संख्या कौन होती है? जिसमें जो है एक हो, मतलब जिसका मौसा एक हो। तो कौन किसका है? 198, 175, कोई भिन्नता नहीं है। क्वेश्चन है एक 128/पाई आयतन वाला आइसक्रीम शंकु बनाया जाता है, जिसमें शंकु की ऊंचाई इसकी त्रिज्या से दोगुनी होती है। शंकु का तिर्यक जो है ज्ञात करना है। तिर्यक कितनी होती है? तो शंकु का आयतन जो है गिवन है 128 पाई/3, और शंकु के आयतन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई r²। ठीक है, और हाइट जो है इसका 2r दिया हुआ है। तो शंकु का आयतन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई r²h, और h की वैल्यू जो है 2r दिया हुआ है। बस यहाँ पे पुट करवा के r की वैल्यू निकल गई। और तिर्यक ऊंचाई जिसको हम लोग बोलते हैं स्लांट हाइट, क्या बोलते हैं? स्लांट हाइट। स्लांट हाइट जिसको हम लोग L से डिनोट करते हैं। तो कितना हो जाएगा? √80। क्वेश्चन है, 15% की कमी के बाद अजय की आय 2,12,500 है, उसकी मूल आय कितनी होगी? तो मूल आय निकालने के लिए 2 लाख जितना भी है उसमें से 15% की कम कर दी, यानी कि 85। तो 2,12,500 में बट्टे 85 करके आप 100 से गुना करवा दीजिएगा, तो आपको 2,50,000 निकल जाएगा। अगला है, दो संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल 48 है। दो संख्याओं का अंतर 13 है, तो संख्या ज्ञात करनी है। तो x + y जो है 48 है, x - y जो है 13 है। एक फॉर्मूला होता है, कौन सा फॉर्मूला होता है? x + y का स्क्वायर क्या होता है? x - y² + 4xy। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, आप इस पे बैठाइएगा तो आपको मिल जाएगा सारा का सारा फॉर्मूला, लेकिन याद होना चाहिए आपको। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है, माना x बराबर है 5, माना x बराबर है 5, y बराबर है 8, तो निम्नलिखित संख्याओं को आरोही क्रम में बदलना है। तो वैल्यूज को पुट करना है।
ठीक है, वैल्यूज को पुट करवा के आप आरोही क्रम में बदल सकते हो, बात खत्म। अगला है, एक दुकानदार एक वस्तु को क्रय मूल्य से 35% अधिक कीमत पे अंकित करता है और अंकित मूल्य 20% की छूट देता है। ठीक है, तो माना वस्तु का कीमत 10%, 100 रुपया है, 135 वो उसका दाम लगाता है और बाद में जो है 20% की छूट देता है, तो 108 में बेचता है, तो 8% का जो है फायदा कमाता है। ठीक है, कॉमन सेंस वाले क्वेश्चन है, उतना नहीं सोचना है। अगला क्वेश्चन है, एक शंकु की तिर्यक ऊंचाई 5 सेंटीमीटर और व्यास 8 सेंटीमीटर है, शंकु का आयतन क्या होगा? तो सब कुछ पता है, शंकु का सब कुछ पता है, तो हाइट हमें पता है, हाइट निकालने का फॉर्मूला होता है, हाइट निकल गया। ठीक है, रेडियस हमें पता है, एल हमें तिर्यक ऊंचाई हमें यानी कि स्लांट हाइट पता है, और उसके बाद आयतन का फॉर्मूला होगा शंकु का 1/3 पाई आर, पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच जो है आयतन का फॉर्मूला होता है। इसको पुट करवा के आंसर निकल जाएगा। एक कक्षा में 50 छात्र हैं, 20 छात्रों के औसत अंक 70 हैं और शेष 30 के जो है 80 हैं। पूरी कक्षा के औसत अंकों का हमें बताना है। तो 20 छात्रों का औसत अंक जो है 20 गुना 70 तो 1400 हो जाएगा। 30 छात्रों का जो है 30 गुना 80 2400 हो जाएगा। पूरी कक्षा में 1400 प्लस 2400 बट्टे 50 हैं, तो 76 इसका आंसर हो जाएगा। बड़ा ही आराम से क्वेश्चन बन रहा है हमारा। 1500 की धनराशि पे 3 वर्ष के लिए 15% की वार्षिक दर पे साधारण ब्याज क्या होगा? अगर आपको फॉर्मूला पता है तो उस पे आप पुट करवा के इसका डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हो। साधारण ब्याज जो है मूलधन गुना दर गुना समय बट्टे 100 पे लगा के आप 225 निकाल सकते हो। क्वेश्चन है, यदि एक बक्सा में 350 की हानि पर 4,650 रुपये में बेचा गया तो प्रतिशतता बतानी है, हानि की कितनी होगी? तो उसकी वैल्यू टोटल जो है कितनी थी? 5,000 थी। तो 350 की जो है जितनी हानि हुई है पहले उसको ऐड कर दो। ऐड करके जो आता है उसको नीचे रख के जितनी हानि हुई है 100 से गुना करवा के आप निकाल सकते हो। अगला है, 50 और 78 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का जो है गुणनफल का इकाई क्या होगा? तो जितने भी 50 से 78 तक है सबको लिख लिया हम लोगों ने, और उसके बाद जो है इसका इकाई अंक लिख के गुणा करवा दिया। कितना होगा इकाई अंक? 7 हो जाएगा। अब चलते हैं कंप्यूटर के लास्ट के 10 क्वेश्चन में फटाफट। MS वर्ड में जब आप टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं फिर बैक स्पेस कुंजी दबाते हैं तो क्या होता है? तो कर्सर के बाईं ओर का टेक्स्ट जो है डिलीट हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है? डिलीट हो जाता है। अगला है, MS वर्ड में किस फॉर्मेटिंग का फीचर का उपयोग डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट को बोल्ड, इटैलिक या फिर अल्टरलाइन करने के लिए, महत्वपूर्ण रेखांकित करने के लिए जो है वो किया जाता है? तो याद होना चाहिए आपको, पेज मार्जिन बोलेंगे कि फॉन्ट स्टाइलिंग बोलेंगे, क्या बोलेंगे? डी। टेक्स्ट को बोल्ड, इटैलिक इत्यादि करने के लिए जो है फॉन्ट स्टाइलिंग का यूज़ करते हैं हम लोग, फॉन्ट स्टाइलिंग। 93 क्वेश्चन है, MS वर्ड 2010 में पेज नंबर ऑप्शन निम्नलिखित में से किस मेन्यू के अंतर्गत आता है? तो हेडर एंड फुटर के तहत, हेडर एंड फुटर के तहत। अगला है, किसी ईमेल के अनुलंकन यानी कि अटैचमेंट हो, ईमेल के लिए किसी ईमेल के लिए अटैचमेंट या फिर अनुलंकन हो सकते हैं डिजिटल तस्वीरें, डॉक्यूमेंट, तो ये दोनों हो सकते हैं। किसी ईमेल के अनुलंकन के लिए जो है अटैचमेंट हो सकते हैं, डिजिटल तस्वीरें और डॉक्यूमेंट दोनों हो सकते हैं। MS एक्सेल 365 में संपूर्ण वर्कशीट को प्रिंट करते समय डिफ़ॉल्ट पेज रेंज जो है क्या होती है? तो एक्टिव शीट, डिफ़ॉल्ट जो है वो एक्टिव शीट होती है, याद रखिएगा, डिफ़ॉल्ट में प्रिंट करने के लिए। MS एक्सेल 365 में आप एक्सेल वर्कशीट पर कार्य कर रहे हैं और आपको वर्तमान पंक्ति के ऊपर एवं पूरी पंक्ति को सिलेक्ट करना है। आपको किस कीवर्ड, शॉर्टकट कीवर्ड का जो है यूज़ करना पड़ेगा? तो शिफ्ट प्लस स्पेस बार, क्योंकि मुझे ऊपर की जितनी भी पंक्ति है सबको अगर कीबोर्ड शॉर्टकट यूज़ करना है सिलेक्ट करने के लिए तो शिफ्ट प्लस जो है स्पेस बार यूज़ करेंगे तो सारे के सारे जो है सिलेक्ट हो जाएंगे। ऊपर की एक पूरी पंक्ति जो सिलेक्ट हो जाएगी शिफ्ट प्लस अगर स्पेस बार अगर सिलेक्ट कर देते हैं हम तो। ठीक है, याद रखिएगा इस बात को। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, कौन सा विकल्प आपको MS वर्ड 365 में पैराग्राफ के टेक्स्ट की पंक्ति के बीच लाइन स्पेसिंग को समायोजित करने के लिए जो है अनुमति देता है? तो लाइन स्पेसिंग, लाइन स्पेसिंग।
अगला क्वेश्चन है MS एक्सेल 365 स्प्रेडशीट में डाटा दर्ज करते समय किसी व्यक्ति के प्रथम नाम के लिए कौन सा डेटा प्रकार सबसे उपयुक्त होता है? तो टेक्स्ट। टेक्स्ट क्या होता है? सबसे उपयुक्त होता है। आज का 99 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी लेयर इंटरनेट प्रोटोकॉल सुइट की एक लेयर नहीं होती है? तो फिजिकल लेयर नहीं, एप्लीकेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर और नेटवर्क लेयर जो है, ये सभी जो है इंटरनेट प्रोटोकॉल सुइट यानी कि TCP और IP की लेयर जो है, ये सारी होती है, लेकिन फिजिकल लेयर नहीं होती है। आज का लास्ट क्वेश्चन है, MS वर्ड 365 में शॉर्टकट कुंजी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर का जो है उपयोग करके निम्नलिखित में से कौन सा कार्य होता है? तो फॉन्ट साइज जो है बढ़ जाता है। इसका मतलब होता है बढ़ाना, इसका मतलब होता है घटाना। कंट्रोल प्लस शिफ्ट इससे पहले आपको दबाना पड़ेगा, तो फॉन्ट साइज क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। फॉन्ट साइज कम करने का क्या होता है? फॉन्ट साइज कम करने का होता है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस आपको ये वाला दबाना पड़ेगा। तो इससे क्या हो जाएगा? फॉन्ट साइज जो है कम हो जाएगा। बढ़ाने के लिए आपको ये दबाना पड़ेगा, कम करने के लिए ये। तो आपको बस इसको याद रख लेना है, बढ़ाने के लिए, और इसको याद रख लेना है कम करने के लिए। ठीक है, देखो, फॉन्ट साइज बढ़ाने के लिए और फॉन्ट साइज जो है घटाने के लिए। तो मैंने 100 के 100 क्वेश्चन जो है समाप्त कर दिए। ठीक है, इस अब जो है हम लोग सेकंड शिफ्ट का हम लोग करेंगे, जो 2023 में पूछा गया था। सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आई होप आपको मज़ा आ रहा होगा। तो स्क्रीन पे मेरा नंबर दिया हुआ है, उस पर आप व्हाट्सअप मैसेज करके जो है कंप्लीट बुक का जो है PDF ले सकते हो। और 1 घंटा 16 मिनट में हम लोगों ने एक सेट निपटा दिया है। डेली हम लोग जो है 3 से 4 सेट लेके आएंगे और समाप्त कर देंगे 10 दिनों में, सारा का सारा रिवाइज करके।